की राह में हम साथ चलते हैं, कभी कभी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे मेक इंडिया ग्रेट फॉर एवर कि महाभारती के मंच पर कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि 1925 में जबकि आरएसएस की स्थापना हुई थी, जबकि मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज कांग्रेस का साथ देती थी, देश में न बिजली थी, न पानी था, खारा पानी उपलब्ध होता था, खाने को समुचित अनाज भी नहीं था, कारें तो कार हुई या चाहे इंटरनेट हुआ वो दूर तक दिखाई नहीं देते थे, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि 100 साल में भारत की स्थिति इस तरह की हो जाएगी कि लगभग 40% तो सनातनी आरएसएस का साथ देंगे। ये लक्ष्य भी पिछड़ा हुआ है। हमारी सोच ये है कि अगर हमें टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन फॉर एवर 2025 तक अगर सनातनी 80% आरएसएस का साथ नहीं देंगे, आरएसएस का मतलब यह है कि जो देश की आन बान और शान बढ़ाने के लिए 24/7 मोड में मेहनत करने को तैयार रहें, तभी हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि 1925 के सापेक्ष 2025 में जो प्रगति हुई और 2125 का जो लक्ष्य है, वो जो हम राम राज की परिकल्पना करते हैं 2025 में, हम विश्व गुरु बन जाएंगे, हमारी अर्थव्यवस्था सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी और हम कहीं भी, भारत देश कहीं भी किसी भी तरह का अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार नहीं होने देगा। उसके लिए सर आप क्या सोचते हैं कि किस तरह की तैयारी हमें करनी चाहिए? हमारे युवाओं को, वास्तविकता तो ये है सर कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी 2025 देखने को नहीं मिलेगा, बच्चों के बच्चों को देखने को मिलेगा। तो हम लोग अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए किस तरह की व्यवस्था आज से करने की सोचें सर? तो कर्नल साहब, ओवर टू यू सर। थैंक यू। मैं सबसे पहले सभी दर्शकों से मेरा प्रणाम है और उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि लाइक, शेयर और फॉरवर्ड के बटन को जरूर दबाएं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। तो सिन्हा साहब, आपने जैसे बताया कि पहले से ही एक भूमिका बांधी है 1925 से क्या हुआ था और आगे तक अभी अभी हम कहाँ पर हैं। तो बेसिकली उसको बहुत ही ब्रीफ में कह सकते हैं कि 1925 में जब थे हम तो बहुत पिछड़े हुए थे, ब्रिटिश राज के अंडर में थे। और, और जब हमारी आज़ादी हुई तो उसके बाद में 50 साल तक तो बहुत ही निकम्मी सरकार, उनके जो भी निर्णय थे, पॉलिसीज थी, बहुत ही फ्लॉड थी, जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाए। उस समय हमारे जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी ऐसी थी कि जो कि अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे उनके ऊपर में लिमिट लगा रखी थी कि इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उन्हें तो इंपोर्ट करना था, और इंपोर्ट करने से आगे उसका मतलब क्या है ये तो आप समझते ही हैं। तो फिर भी अब इस समय तो काफी तरक्की हो चुकी है, पिछले 15 साल में तो बहुत तरक्की हुई है, 14-15 साल में। और अगर इसी हिसाब से हम चलते रहे तो मुझे कोई शक नहीं है कि हम 2025 तक यहाँ एक तो विश्व शक्ति बन जाएंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे, और
दुनिया के ज्यादातर इलाकों में ये सनातन धर्म का राज होगा, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि बहुत से जितने भी धर्म हैं, मुस्लिम में भी हमने अभी न्यूज़पेपर्स में आ रहा है कि मुस्लिम से बहुत लोग अब हिंदू कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियंस भी उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी जैसे वहां पे देखा, सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस हैं और वहाँ के बहुत से बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, उन्होंने हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना का सोचा हुआ है, या वो ऑलरेडी हो चुके हैं। और उन्होंने सबने जाकर, रमजान जो उनका चल रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो हमारा मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे जाके दर्शन किए हैं उन्होंने, वहाँ पे पूजा भी की है। तो इसी प्रकार आप देखिएगा, बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां भी हिंदुइज्म का बहुत बड़ा जोर है, जिसके लिए मैं इस्कॉन का आभार व्यक्त करूंगा। इसमें इस्लाम का बहुत ही ज्यादा बड़ा हाथ है, और इसी तरीके से तरक्की करेंगे हम लोग। तो जितने वेस्टर्नर्स हैं वो बहुत ही माइन्यूटली और बहुत ही शिद्दत से गीता पढ़ते हैं, और उनको गीता का जो सार है, गीता में जो उपदेश दिया हुआ है, बहुत पसंद आता है हमको। तो अब जहां तक आगे का सवाल है कि हम अपने जो हमारे पीढ़ियां आएंगी उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और 2025 जो है, तो 2125 के को परिप्रेक्ष्य में रखकर, तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होगा। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद में, जैसे कहते हैं कि फोर्थ वर्ल्ड वॉर जो होगा वो बो एंड एरोज से होगा, शुरू होगा, तीर कमान से होगा? तो इसका तो कहना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, यह कि यदि हमारे जो सनातन धर्म का प्रचार अगर पूरे विश्व में होता है, और वहां पे व्यापक रूप से उसको स्वीकार कर लिया जाता है, तो हम निसंदेह बहुत ही अच्छी तरक्की करेंगे। चाहे वो साइंटिफिक उसमें होगा, या फिर सांस्कृतिक में होगा, और हर क्षेत्र में ही हम बहुत तरक्की करेंगे। अब कितनी तरक्की, हम कहाँ तक के जाएंगे उसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम आप का ये फेवरेट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने फ्लॉज हैं, वो शायद हम अभी उनको देख नहीं पा रहे हैं। ये भी बहुत सबसे ज्यादा जो वरी इस समय चल रही है साइंटिस्ट के ग्रुप में, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन ये जितने भी रोबोट्स बना रहे हैं, कहीं ये ह्यूमन बीइंग्स को टेक ओवर ना कर लें और हम गुलाम बन जाए उनके। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके बारे में बहुत अच्छा एक किस्सा है, रशिया का किस्सा है, कि साइंटिस्ट ने एक एआई एनेबल्ड मिसाइल को, उसको ऐसा प्रोग्राम किया कि दुश्मन के उसको मारना है। तो जब उसको दुश्मन के प्लेन को तरफ उसको टारगेट किया गया, उसको फायर किया गया, तब एकदम से मालूम हुआ कि ये दुश्मन का नहीं है, अपना ही है। तो उन्होंने एकदम से प्रोग्राम चेंज किया, नहीं उसको मत मारना। तो मिसाइल ने उसको एज्यूम किया कि दुश्मन को जो है, दुश्मन का जो जो साथ दे रहा है कि दुश्मन को मत मारो, इसका मतलब है ये दुश्मन हम हैं। तो वो मिसाइल घूमकर उसी साइंटिस्ट को खत्म कर दिया। तो ऐसे भी बहुत से किस्से हो रहे हैं। तो खैर, अब हम कहाँ तक आगे जाएंगे ये कहना मुश्किल है, पर हाँ, हम तो सिर्फ आशावादी हैं। आशाओं पे ही पूरी जिंदगी निर्भर है, पूरी दुनिया निर्भर करती है। तो हमें आशा है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि प्रधान क्षेत्र में हो, या फिर साइंस के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, और साइंस के क्षेत्र में हो, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, हम चौतरफा तरक्की जरूर करेंगे। पर अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। इसका तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। आप शायद और इसके ऊपर में थोड़ा सा प्रकाश डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कर्नल कर्नवाल साहब।
आपने थोड़ी सी निगेटिव बातें बताई, मुझे भी कुछ चिंता रहती है। अभी मैं अपने कुछ मित्रों से बात कर रहा था, मैं रुड़की के ही जी सहपाठी हैं। बात ईमानदारी और भ्रष्टाचार पर हो रही थी। मेरी सोच तो हमेशा से यही रही है कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और ईमानदारी नहीं होगी हमारी सोच में, हमारी कार्यप्रणाली में, तब तक निश्चित रूप से जो डाउट्स हैं आपके कि 2125 में हम सर्वश्रेष्ठ होंगे या दुनिया का सर्वनाश होगा, इस पर पहुंचना मुश्किल है। तो मैं उनसे ये कह रहा था कि देखिए, बिजनेस का मतलब तो ये है कि अम, 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में कैसे बेचूं। व्यवसाय अगर बढ़ेंगे और बेईमानी आधारित ही बढ़ेंगे तो दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी। अब अगर यूएस का प्रेसिडेंट कोई बिजनेसमैन हो जाएगा जिसके पास इतना पैसा है कि वो पॉलिटिशियंस को भी खरीद सकता है, इसी तरह हर देश में होगा, तो निश्चित रूप से प्रगति रुकेगी, धूर्तता बढ़ेगी और कष्ट बढ़ेंगे, शोषण बढ़ेगा, अरिस्टोक्रेसी बढ़ेगी, एरोगेंस बढ़ेगी, सभी तरह की समस्याएं आएंगी। तो बोले यार तुम क्यों चिंता करते हो, 90% लोग जो कर रहे हैं हम तो उसी रास्ते पर चलते हैं, वो बोले, और जिंदगी अगर उसी में चले, हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं। और 90% अगर बेईमान हैं तो खुद भी उसी रास्ते पर चलना चाहिए। हमने कहा वही बड़ी मुश्किल वाली बात ही है कि वो जो 10% हैं वो 50% कैसे हों, इस पर चिंतन नहीं हो रहा है। पढ़ा लिखा समाज भी ये सोचता है कि भेड़ चाल जो है बेईमानों की है, तो अगर आपको सुखी रहना है तो भेड़ चाल में चलो। तो बड़े मायूस हुए हम उनकी बात सुन के। हमने उनसे कहा भी कि भाई आपकी सोच गलत है, ये 10% ही एक दिन 90% होंगे, आप मान के चलिए। और मैंने कहा कि आप माने ना माने, जैसा आपने भी कहा कि अ, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अ, उसमें कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड खर्चे भी हो सकते हैं, मगर मेरा मानना यह है कि अ, कुछ R&D इस तरह से आगे बढ़ेगी। फेस रीडिंग्स है जो मैं 2125 में मैं सोचता हूँ कि भारत अगर श्रेष्ठ होगा तो तभी श्रेष्ठ होगा जब इसकी भाई 90% लोग या 80% लोग हम ईमानदार सोच सकें और रेस्पेक्ट ऑफ मेरिट हो, डिग्निटी ऑफ ऑल हो, राइट ऑफ इक्वलिटी तो हो ही हो। तो ये सब तो निश्चित रूप से जिन टूल्स की हम बात करते हैं उनको अगर हम आगे लेके नहीं बढ़ेंगे, उस पर प्रॉपर R&D नहीं होगी, तो और भ्रष्टाचार इसी तरह अगर बढ़ता जाएगा तो निश्चित रूप से 2125 में कलयुग का अंत होता दिखाई नहीं देता। हम तो 2047 की बात करते हैं, हम तो कहते हैं 2047 तक कलयुग का अंत हो जाएगा। बहुत फास्ट डेवलपमेंट होगा इस क्षेत्र में। अब देखिए डॉक्टर साहब, हम और आप जो हैं आधे घंटे की चर्चा कर पाते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी जी 180 मिनट की पॉडकास्ट की है उन्होंने। कितना जी चिंतन है उनका, कितनी दूर तक सोचते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि हमारे प्रधानमंत्री मीडिया के सामने नहीं आते, इतना इतना चिंतनशील व्यक्ति अगर देश का प्रधानमंत्री है तो ये बहुत भारतवासियों के लिए भाग्य की बात है। और
हम तो एक ज़माने में सर ये सोचते थे कि 2014 में जो मोदी जी आए, तो इनको 5 साल भी ये जो निगेटिव और देश विरोधी ताकतें हैं, डर लगता था कि इनका मर्डर न कर दें। और सोचते थे कि 5 साल भी रह गए तो बहुत कुछ कर देंगे। अब 2024 आया, फिर 2025 आया। मोदी जी लगभग 11 साल सेवा कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि, और बल्कि सभी का मानना है कि हमारा भारत देश के मान में, सम्मान में बहुत ही दूरगामी प्रगति हुई है। मगर सर मुझे ये भी दिखाई देता है कि अभी मैं अपने सोसाइटी में एक्चुअली पुताई वाला काम कर रहा था, और इस तरह के काम एक्चुअली मुस्लिम ही करते हैं। तो मैंने थोड़ी सी उसकी रीडिंग करने की कोशिश की, उससे कहा कि भाई ये क्या सोचते हो, देश कहाँ जा रहा है। हाँ, बोला साहब बहुत बुरी हालत है, 1947 दोबारा आने वाला। हमने कहा 1947 दोबारा क्यों आएगा, क्यों आना चाहिए। बोला साहब अति हो चुकी है बिल्कुल। हमने कहा इसको रोकने की कोशिश तो करो भाई, ये क्यों अति होनी चाहिए। बोले नहीं साहब ये रुक ही नहीं सकती अब। मतलब एक वर्ग समाज का ये सोचता है कि हम भले ही 20% हैं, हम 100 करोड़ को काट देंगे। बोला मतलब तो निश्चित रूप से उसका यही हुआ ना। और फिर मुझे लगा कि ये दिन कब आएगा। तो मैंने उससे पूछा एक्चुअली कि आप ये मुझको बताओ कि ये समस्या सॉल्व क्यों नहीं हो सकती, और समस्या किसकी वजह से है। तो सर उसने कहा कि समस्या 3 कारणों से। हमने कहा तीन क्या, कांग्रेस, बीजेपी और मुस्लिम लीग। बोला नहीं, योगी, मोदी और अमित शाह। अब सर ये दिखाई देता है, हमको सतर्क भी होना पड़ेगा। आज हम अपने मित्रों के समूह में बैठे हुए थे, हमने इसकी चर्चा वहाँ पे की। जी। उन्होंने कहा कि भाई देखिए ये तो बहुत गलत बात है, ये ऐसा किसी भी दिन किसी के साथ हो गया इन तीनों में से, उसी दिन हिंदुस्तान में मारकाट हो जाएगी। और हिंदू समाज तो सो रहा है, और उन्होंने तो ये तैयारी कर रखी है। तो हम लोगों को इस बारे में कुछ कोशिश करनी चाहिए। बोले आपको तो उसकी कंप्लेंट कर देनी चाहिए पुलिस में। और हमने कहा भाई अब ये तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि हम उसको पुलिस के हाथों करें। बोले नहीं वो तो आतंकवादी है। अब मुझे ये लगता है कि हाँ, ये जो 20% है तो चलो निपटा जा सकता है किसी तरह। जो हमारे 40% हैं, जो उनका साथ देते हैं, और उनका अगर साथ देते ही रहेंगे तो दिक्कत क्या है, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब। हम लोग 2025 में ये आरएसएस क्यों नहीं डिसाइड कर लेती है इस बात के लिए कि मुसलमानों को वोटिंग राइट नहीं दिया जाएगा, तभी 2125 में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। आरएसएस को इस पर भी जोर देना पड़ेगा कि टोटल ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ये प्राइवेसी वगैरह के नाम पर जो करप्शन बढ़ रहा है, अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब ये किसी की बात को रिकॉर्ड करना इज ए ऑफेंस। हमारा कहना है कि बिशप लोअर जो है उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन तो मिलना ही चाहिए ना। आप किसको पोस्ट कब तक नहीं करेंगे। ओवर टू यू सर, आप कुछ इस बारे में बोले हैं। मुझे मैं तो आशावान भी हूँ, और मुझे तो सब हरा हरा दिखाई देता है। और 2125 में हमें लगता है निश्चित रूप से हम बहुत ऊपर जाएंगे। हमें तो भारतवासियों पर बहुत विश्वास है, और ये जनरेशन मैजिक करके दिखाएगी। हमारे सीनियर सिटीजन्स भी अभी तक बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहे हैं, और निश्चित रूप से हम अपेक्षा करते हैं एक दिन वो जागेंगे। ओवर टू यू सर।
जी, सना साहब, आपने काफी सारे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की है अभी। आपने विस्तृत जानकारी दी है, तो मैं सभी के ऊपर में एक एक करके आता हूँ। जी सबसे पहले जो आपने बताया था करप्शन के बारे में, जी तो जहां तक आप हिस्ट्री उठा के देखें, तो जब से हमारी हिस्ट्री पैदा हुई, जब से हिस्ट्री है, तब से करप्शन चल ही रहा है। कैश, काइंड, ब्राइब्स जो है, किसी को ल्योर करके, तभी तो ये सब कुछ हुआ है। तो ये तो करप्शन तो एक ये हमारी इनहेरेंट टेंडेंसी है, पूरे वर्ल्ड में टेंडेंसी है, और वो तो खत्म नहीं होगा। सो वी हैव नो ऑप्शन बट टू लिव विद करप्शन। अब कुछ हद तक हम उसको हम कर्व कर सकते हैं, पर अब चूंकि दुनिया पूरी मटेरियलिस्टिक हो गई है, उनके पास में सामने देखते हैं बाजार में कि इतने सारे गैजेट्स हैं, इतने सारी चीजें हैं, और हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, तो हम थोड़ा सा नंबर 2 का पैसा भी जमा करें, जिससे कि ये हो जाए, वो उनके जो जरूरतें पूरी हो जाएं या ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। अब जो है, हमारा सनातन धर्म ये सिखलाता है कि हमारे जितने भी हम बुरे काम करेंगे, पाप करेंगे, उसका तो हमें फल तो भुगतना ही पड़ेगा, या तो इस जन्म में भुगतना पड़ेगा या आगे वाले जन्मों में। जी तो लोग अब उसको जानते हैं, इसके बारे में। वो कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है, कम से कम हम ये जन्म में तो खुशले हो जाएं, अपने सब के सब अरमान पूरे कर लें, तो ये तो खत्म नहीं होने वाला। तो इसके साथ में तो हमें पूरे दुनिया को जीना ही पड़ेगा। मेरा एक दोस्त है वहां पे, यूएसए में, क्लासमेट है। वो अभी लास्ट टाइम जब आए थे वहां पे, जी वो कहता है कि यार करणवाल, जितना करप्शन हमारे इंडिया में है, उससे 3 गुना करप्शन तो यूएसए में है। हम्म, तो आई वॉज वेरी सरप्राइज। तो उसने ज्यादा इलेबरेट नहीं किया, क्योंकि वो तो अभी वहां पे सिटीजन बन गया वहां का। जी तो कहता कि मैं अब अपने देश का नहीं बात करूंगा मैं, पर ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। जी जहां तक ट्रम्प का सवाल है, अगर ठीक है, ही इज अ बिजनेसमैन, बट एट द सेम टाइम ही इज अ पेट्रियट। वो अपनी कंट्री के भलाई के बारे में सोच रहा है। जी उसका नारा बहुत सही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो मैं भी कहता हूँ कि, है ना, MBGA, मेक भारत ग्रेट अगेन, हम्म, हमें भी ये शुरू करना चाहिए, ये कैंपेन ये। और मोदी जी ने ये इसको भी लिए इनिशिएटिव भी लिया है। तो अगर वो अपने देश की भलाई के लिए कुछ करना चाह रहा है, तो उसकी जो पॉलिसीज हैं वो हमें पसंद नहीं आ रही हैं, तो हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब हमारे हित में जो हमारी पॉलिसीज हैं, वो दूसरी कंट्रीज को पसंद नहीं आएंगी, तो वो भी करेंगे। तो ये तो सब चलता है। अगर वो भी है, ठीक है, मैं उसकी बात को ये अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कम से कम पेट्रियट तो है, पेट्रियोटिक है, जी अपने देशभक्त है। तो जहां तक तीसरी हमारी जो बात हुई थी, आपने जैसे बात की थी आरएसएस की, हम देखिए, ऐसे है कि जब अगर हम देखते हैं कि हमारा तो जो सनातन धर्म है, वो तो हजारों साल पुराना है। मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में ही बात कर रहा हूँ इस समय। और ये जो दूसरा जो माना जो धर्म आया था, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म, ये तो सिर्फ 1400 साल पहले आया है। तो जो 1400 साल पहले आया, तो कहीं वो अलग से तो पैदा नहीं हुए। जितने भी उनके ऊपर में जुल्म हुए, वो जबरदस्ती उनको कन्वर्ट कराया गया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो आसानी से कन्वर्ट हो गए, वो तो गद्दार हैं, वो तो मतलब डरपोक निकले। उन्होंने अपने धर्म के साथ में गद्दारी की है, जी और वो पुश्ते दर पुश्ते चलते आ रहे हैं, और उन्होंने उसको अपना लिया। किसी ने इतनी भी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो अपने ट्रू रिलीजन को पहचाने, और उसमें गर्व करें, और उसमें कन्वर्ट हो जाएं। अच्छा, बाकी जो है, ये हमारे जो मुस्लिम्स हैं यहाँ पर, जी उनका भी अपना सोच है। अगर हम उसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लें, तो जो उन्होंने जो भी सो कॉल्ड उनके इस्लाम में सिखाया जाता है, तो वो तो वही फॉलो करेंगे, जैसे हम अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, और वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। तो वो तो अपने रिलीजन को अगर फॉलो कर रहे हैं, चाहे कितना भी फ्लॉड रिलीजन है, कितने भी फ्लॉड कंसेप्ट हैं,
उसमें मैं उनको दोष नहीं देता हूँ, उनकी सोच पर दोष मैं देता हूँ कि कम से कम भाई, आप अगर भारत में है तो आप अपने आप को भारतीय तो बोले, पर वो अपने आप को भारतीय नहीं मानते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो उनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए हमें तो उनके साथ में रहना ही पड़ेगा। हाँ, सबसे पहला मेरा तो यही है कि हमें जो हिंदूज हैं उनको असर्ट करके, चूंकि हमारे मेजोरिटी हिंदूज है, 80% तो हिंदूज हैं, तो हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र एक बार डिक्लेयर हो जाए तो सारे जितने भी हमारे लॉज हैं वो हिंदू राष्ट्र के तरह के उसमें अनुरूप ही बने। अब जैसे वहां पर है, नेपाल में है, बहुत कोशिश की जा रही है कि उसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। वहां पे उन्होंने भूतपूर्व नरेश को वापस लेकर आए हैं, और धीरे धीरे वो भी एक तरह से हिंदू राष्ट्र अपने आप को डिक्लेयर करने के राह में बढ़ रहा है। तो अगर आगे जाके देखते हैं क्या होता है, पर हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, जो कि इंटेलिजेंस की खबरें हैं, जो कि दिखाई भी दे रहा है कि सूनर और लेटर दोनों धर्मों में बहुत बड़ा विवाद तो जरूर होगा। जो कहते हैं कि 2026 में या 27 में ये होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हम अपने जो सपना है हमारा अपने देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको भी हमें, तो इस मसले को भी खत्म करना चाहिए। अब उसका अब क्या हश्र होगा, आउटकम क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। कत्लेआम बहुत होगा, पर एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग ऑन द होराइजन। जहां तक अब आगे जाने का सवाल है, हमारे जो आगे की पीढ़ियां क्या देखेंगी, अभी तो हमें यही देखना है कि जो हम आशा करते हैं कि हाँ, कि हमारा हिंदू धर्म है, सनातन है, ये हमारे जो पीढ़ियां आएंगी उसको फॉलो करें। पर कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आज के जमाने में? बहुत ही बदकिस्मत है ये बात है कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, ये जो प्रेजेंट जनरेशन है, जिसको हम जेन बी कहने लगे हैं अभी, अल्फा के बाद हम बी हो गया ये, वो सब बिल्कुल टोटली वेस्टर्नाइज हो चुके हैं। एट द ब्लिंक ऑफ एन आई डिवोर्स की बात करते हैं, लिविंग इन पार्टनर की बात करते हैं, एलजीबीटी क्यू की बात करते हैं। तो जब तक उनके हम सोच को नहीं बदलेंगे, जी जब तक उनको हम रूट्स नहीं उनको एजुकेट करेंगे, तब तक ये चलता ही रहेगा। सर, तो मैं थोड़ा सा इस बारे में कहना चाहूँगा कि मुझे तो लगता है कि ट्रम्प से हमें बहुत मदद मिल सकती है। ट्रम्प अगर यूएस में एंटी नेशनल्स को बैन कर दें वोटिंग राइट से, तो एक रास्ता हिंदुस्तान के लिए भी निकल के आएगा कि जो भी एंटी नेशनल है और पूरी पूरी कम्युनिटी, ट्रम्प भी, मैं समझता हूँ कि मोदी जी उनको सलाह दें कि साहब यूएस में आप इनको बैन कर दीजिए, हम हिंदुस्तान में बैन करते हैं। भाई जॉब करिए, ये खाना खाइए, व्यापार करिए, मगर ये सत्ता के शीर्ष पर पहुंचकर देश को नुकसान न पहुंचाएं। दूसरा सर, मेरी थोड़ी सोच ये थी कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनकाउंटर होते हैं और भाग लेते हैं लोग, कम होते जा रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है। इसी तरह देखिए सोशल मीडिया पर जो नामी गिरामी चैनल्स हैं, उनसे जो निकाल दिया जाता है वो एंटी नेशनल हो जाता है। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ यूट्यूबर्स में जो एंटी नेशनल जर्नलिस्ट हैं उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और वो ही पोल्यूशन फैला रहे हैं। मुझे लगता है इनका भी एनकाउंटर होना चाहिए ये सर। सब इनका पैसे का खेल है, जी और इन्हें सब डीप स्टेट इनको बैकिंग दे रहा है।
सच्चाई तो यही है। तो डीप स्टेट देने से पहले उनका एनकाउंटर करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मैं आपने मेरे मुंह से बात छीन ली है। मैं जी यही कहने वाला था कि हमारे देश में भी अज्ञात वीर की सेना खड़ी हो जाए जी। तो तो बहुत कुछ हल हो सकता है। तो वही जज होंगे, वही प्रोसिक्यूटर होंगे, वही पनिश भी देंगे, करेंगे, सब कुछ वही होंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को आने वाले समय में, उनके पास भी समय कम है, कड़े फैसले लें, देश हित में फैसले लें, हिंदू राष्ट्र बनाने में देरी ना करें, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या टोटल ट्रांसपेरेंसी है, ये तो एक दिन आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता। ये दुनिया जो है डॉक्टर साहब एक दिन स्वर्ग बन जाएगी, और स्वर्ग बनने का तरीका ही एकमात्र यही है कि हम लोगों के पार्क्स बढ़ाएं, तनख्वाहें ज़्यादा दें, सुख बढ़ाएं, संपन्न करें उनको। मगर यह है कि अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके पकड़ने के हमें रास्ते निश्चित रूप से बनाने पड़ेंगे, और वो बनाए जाएंगे निश्चित रूप से। आपको बता रहा हूँ ये सब संभव हो। ओवर टू यू सर, कंक्लूड करें आज के सेशन को। 1 मिनट बचा है सर। बस अगर 1 ही मिनट बचा है तो सिर्फ मैं तो यही कह सकता हूँ, मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसा आपने सोचा है वो 1925 से 2125 तक पूरा वैसे की वैसे ही हो जाए। हमारा देश सबसे ऊपर हो, हमारा सुपर पावर बने, हर क्षेत्र में अग्रणी रहे। जी और मैं भी यही आशा करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम अपने जो ध्येय है, हमारा लक्ष्य को हम पूरा प्राप्त कर सके 100 साल के बाद में। और आज से ही हम लोग बहुत पहले से प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे लोगों को बढ़ावा देना है, ईमानदार लोगों को बढ़ावा देना है, और इसका सतत प्रयास लगातार दुगनी तिगनी चौगनी और सौगुनी स्पीड से हम करेंगे तो ये लक्ष्य निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा सर। जी बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई चीज़ असंभव। परिस्थितियाँ 100 साल में बदल चुकी हैं। 2025 में दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट भारत में है। सबसे महंगी और अच्छी कारें भी भारत में हैं। दुनिया में भारत की आन बान और शान बढ़ी है। दुनिया में भारत तीसरी बड़ी ताकत के रूप में, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अक्सर होता हुआ सभी को दिखाई दे रहा है। 2125 में हमारे बच्चों के बच्चे भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था व सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देख सकते हैं। ये सपना सच होगा। क्यों व कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। ई एजुकेशन, हर हाथ को काम, हर व्यक्ति को घर, वाहन, स्वास्थ्य उपलब्ध हो सकता है। उसके लिए 2025 यानी इसी वर्ष से हमको ई ट्रांसपेरेंसी, ताकि कर प्रैक्टिसेस को फुल स्टॉप लगाया जा सके, ई कोर्ट, ई एचआर, ई बजट, ई लोकपाल, ई थर्ड आई आधारित व्यवस्था का सतत प्रयास करना हो, तभी 2125 में रामराज आएगा। जिंदगी की राह में हम साथ चलते हैं,